नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की बातचीत और जो विचार गोष्ठी होगी उसका विषय है परिवारवाद से कितनी मुक्त है भाजपा। विषय अपने आप में अपनी सारी स्थितियां बयान कर रहा है। हम लोग इस डिबेट में उतरेंगे। डिबेट के बारे में थोड़ी सी सूत्रधारीय मेरी जो भूमिका होती है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और यह हम देख रहे हैं हमारी जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं और जब से हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए हैं तब से राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो अस्तित्व में आते गए, वो किस तरह से परिवारवाद में फंसते गए, यह हम सब लोगों ने देखा है। और केवल देखा ही नहीं है, इसको भोगा भी है। जो देश की जनता है, वो देश के जो मतदाता हैं, वो केवल एक काउंट हैं। और ये बात बार बार आती है और ये बार बार मैं इसको, जिसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड में, इस बात को स्थापित करना कि हम केवल एक गिनती हैं। मतदाता केवल एक गिनती है और उसको पीछे चलना है। परिवारवाद के पीछे चलना है, सामंतवाद के पीछे चलना है और यह जो लोकतंत्र के वेश में राजवाद है, इसके पीछे चलना है। मैं इस विषय में हम लोग उतरे, मैं नहीं, मैं इसके पहले 2 मिनट की बातचीत अपनी रखूंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि वक्ताओं से आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच संविधान विशेषज्ञ, आज खास तौर पे योगेश मिश्र जी, आपको बुलाया गया है, आपका सादर स्वागत है। हमारे बीच समाजवादी चिंतक अरविंद विद्रोही जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। बाकी सब हमारे बीच राजनीतिक प्रवक्ता हैं। हमारे बीच भाजपा के प्रवक्ता नेता विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच यशवंत सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है। पहली बार 2 वक्ता हमारे साथ डिबेट में शामिल हुए हैं और वो हैं सपा के प्रवक्ता अब्बास अली जैदी। जैदी साहब, आपका स्वागत है। और गौतम राडे सागर हमारे बीच मौजूद हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। सागर साहब, आपका स्वागत है। जो नए साथी आए हैं हमारे साथ डिबेट में, तो जो हम लोगों का एक चलन है वो उसको हम आपके सामने रख देते हैं। और उसको, वो जो एक प्रोटोकॉल है, इस सेंट्रल डिबेट का भी एक प्रोटोकॉल है कि हम लोग जो हैं थोड़ा चलन से, चूँकि हमेशा लीक से अलग हट के चलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो टीवी पर डिबेट का और चिल्लाने का, शोर करने का जो फैशन चल गया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और हमारा ये मानना है कि हम अपनी बातें बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कह सकते हैं और उस शांतिपूर्वक तरीके से जो बात कही जाती है उसका ज़्यादा महत्व होता है। और हमको लगता है कि जनता दीर्घ तक ये बात सीधे तौर पे जाती है, क्योंकि हम आप भी अपने घरों में जो टीवी देखते हैं, हमारे आपके भी घरों के जो सदस्य हैं, वो जिस चैनल पर भी शोर शराबा होता है वो चैनल बदल देते हैं। और वो चैनल बदलने की आवाज़ हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन वो रिमोट से बदल दिया जाता है। तो हम अपनी जो प्रिय जो दर्शक दीर्घा है, हम उसको जोड़े रखें अपने साथ और उनके हाथ में रिमोट थोड़ी देर के लिए बाहर रहे। तो इसी कामना के साथ मैं आता हूं। और विषय के बारे में आपने समझ लिया। और आज आप देख रहे होंगे, और दर्शक जो हमारे जो वक्ता दीर्घा के साथी हैं वो भी, उनको भी सामने रखता हुआ कि लगातार जो राजनीतिक दलों का जो परिवारवाद है उसके खिलाफ भाजपा के तमाम नेता बयानबाजियां कर रहे हैं। चुनाव का समय है, बयानबाजी करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी भी बयानबाजी होनी चाहिए जिसके पीछे एक स्व अनुशासन और एक आत्मविश्लेषण काम करता हो। तो जो भाजपा नेता, मेरा मुद्दा कोई भाजपा पर कोई निंदा प्रस्तावना जारी करना नहीं है। हम लोग समीक्षा करने के लिए हाजिर हुए हैं और इसमें हम समीक्षा करेंगे कि ये जो परिवारवाद सारे दलों में है और भाजपा उससे मुक्त नहीं है, फिर क्यों इतनी बयानबाजियां होती हैं कि समाजवादी पार्टी ये करती है, समाजवादी पार्टी में ये परिवारवाद है, कांग्रेस में ये परिवारवाद है। और तमाम दलों की हम जो नेताओं से जो निंदा प्रस्ताव सुनते हैं, निंदा भाषण सुनते हैं, ये अनुचित है। और हम लोगों को बहुत ही तसल्ली से इस पर एक समीक्षा करनी चाहिए और हमारी समीक्षा में कोई ऐसी बात आनी चाहिए जो दर्शक दीर्घा के पास नई बात की तरफ पहुंचे। तो विवेक जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, और इसलिए कि आप सत्ता पक्ष के भी हैं और भाजपा वाले पक्ष के भी हैं। तो और आप, चूंकि आज खास तौर पे विवेक जी आपको कहा गया कि आप आए हमारे साथ, इसलिए कि आपका एक तटस्थ और बड़ा निरपेक्ष एक विश्लेषण भी आता है। आपके जो पार्टीगत सीमा है वो अपनी जगह है।
मैं ये नहीं कहता कि सीमा का आप उल्लंघन करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में आप बड़े निरपेक्ष तरीके से अपनी राय देते हैं। तो मैं आपके पास पूछता हूँ, आता हूँ आपसे पूछता हूँ कि इस तरह से जो आपके शीर्ष नेता हैं वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं और बहुत ही, अब तो खैर जो बातचीत का जो तौर तरीका है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। और ये हालांकि हम लोगों की बहस का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो नागरिक हैं, नागरिक की ये बहस है कि ये जो है शराब और इलू इलू, ये इस टाइप की जो बातचीत है, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बहुत ही मतलब जो नैतिकता का एक मापदंड होना चाहिए, एक लोकतंत्र की गंभीरता, हम इसीलिए तो चिंतित रहते हैं कि हम लोग क्यों चिल्लाते हैं, हम लोग शब्दों का ऐसा चयन क्यों नहीं करते जो जनता दीर्घा को लगे कि ये बड़ा मर्यादित बात करते हैं। तो इस तरह की जो इलू इलू टाइप की जो नुक्कड़ छाप भाषा है, तो ये इसको ध्यान में रखें। और ये जो परिवारवाद की बात है, और इस पर हम लोग बाद में आएंगे, हमारे पास इस तरह की तमाम जो लिस्ट है, मैं दर्शक दीर्घा के सामने में भी रखता हूं, ये तमाम भाजपा नेताओं के अपने रिश्तेदार हैं, जिनके रिश्तेदार सांसद हैं, उनको फिर से टिकट मिला और ऐसे ऐसे घुमा फिरा के वही लोग आते रहते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? उसके बाद मैं 2-2 मिनट की सबकी राय लूंगा और फिर डिबेट विल बी ओपन। परिवारवाद में खुद फंसी हुई है भाजपा, इसकी जगह अगर इसकी पंक्तियां कुछ होती कि परिवारवाद में फंसी हुई राजनीति तो ज़्यादा अच्छा होता। भाजपा को आपने इसके लिए कहा, मैं 1 मिनट के लिए रोकूं आपको, हास्य है, हास्य में कहता हूं कि हम लोगों के पास अब इस बात का स्कोप नहीं है कि आपको मैं संपादक की कुर्सी पर बैठा दूं और मैं आपकी कुर्सी पर बैठ जाऊं। बात हास्य में मैंने कही है, लेकिन आगे चले। हाँ, जिस तरीके से मुद्दा जो है ये कमोबेश उसी तरह का मुद्दा है, लेकिन चूंकि ये अभी लगातार जब भी प्रधानमंत्री को आप सुनिए या अमित शाह को सुनिए, वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि ये परिवारवाद है, सपा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं बताते कि राजनाथ के भतीजे को क्यों टिकट देते हैं, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों टिकट देते हैं, आप फला को क्यों टिकट देते हैं, सब तो भरे पड़े हैं। तो ये एक रेट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। जी विवेक जी। देखिए आदरणीय प्रभात जी, जैसे हमारे यहाँ जो लोग टिकट पाए हैं उनके लड़के हो सकते हैं, उनके पिता पहले से राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस टाइप की परंपरा नहीं है कि अध्यक्ष का लड़का अध्यक्ष होगा, एक परिवार विशेष से अध्यक्ष आ रहा हो, अंदर पार्टी के अंदर लोकतंत्र ना हो। हमारे यहाँ देख लीजिए अब तक कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके, कितने प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके। अन्य दलों में क्या है, ना वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता है, जो है उनका खानदानी तमगा वो लिए चले आ रहे हैं। तो जो अमित शाह जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो वंशवाद का आरोप हम लगाते हैं वो इन दलों पे आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का लगाते हैं। इनके यहाँ इन दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अध्यक्ष जी जिन्होंने पार्टी बनाई उन्हीं के खानदान से अध्यक्ष चला आ रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, तमाम दल है जिसमें कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। हम इस विषय को उठाते, मोदी जी की तो कोई संतान राजनीति में नहीं है। आडवाणी जी ने स्वेच्छा से देखिए अपने संतान को राजनीति में लिए मना कर दिया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कोई संतान राजनीति में नहीं आई। अच्छा, आप ये क्यों नहीं कहते कि उनको रोक दिया गया? 91 वर्ष की आयु में किसी के सांसद होने का उदाहरण भी नहीं है माननीय प्रभात जी। जो जिस आयु अवस्था में माननीय आडवाणी जी पहुंच चुके हैं, लेकिन संविधान मना थोड़ी करता है। पितामह है वो। अगर आपका मस्तिष्क काम करता है, अगर आपकी चेतना काम कर रही है, तो उम्र कहाँ बाधक है? 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिया। ये हमारी संस्कृति है, और इसमें भाजपा और मोदी कौन सी नई संस्कृति बना के चल रहे हैं? अनुभव कौन जगह पार्टी लाभ उठाएगी, लाभ तो उठा ही रही है, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, आपकी राय आ गई है। आंतरिक लोकतंत्र का जो सवाल आपने उठाया है, इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। 2-2 मिनट की हम सारे जो गेस्ट हैं उनकी राय ले लेते हैं। सबसे पहले हम योगेश जी आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप जो कानून विशेषज्ञ हैं, आप संविधान विशेषज्ञ हैं, आप उस नुक्ते नज़र आप बताएं, आपको सुनना चाहता हूं। देखिए प्रभात जी, इसमें 3 चीज़ें एकदम साफ। पहली चीज़ तो यह है कि आज की डेट में राजनीतिक दलों का निर्माण ही इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि शासन सत्ता के पास जो शक्ति है वह अपने हाथ में रखी जा सके और शासन सत्ता को अपनी इच्छा से चलाया जा सके। इसका जो लाभ और इसका जो प्रलोभ है, इससे कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं उबर पा रहा है क्योंकि इसमें असीम शक्तियां हैं। जब उद्देश्य ही राजनीतिक दल बनाने का यह है
कि शासन सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में हो, तो व्यक्ति आयु के हिसाब से जब अक्षम होगा तो स्वाभाविक है कि वह बागडोर अपने पुत्र को देना चाहेगा या अपने किसी विश्वसनीय रिश्तेदार नातेदार को देना चाहेगा जी। ऐसी स्थिति में जब तक राजनीतिक दल राजनीति में रजिस्ट्रेशन के द्वारा लोकतंत्र के द्वारा चुनाव लड़ते रहेंगे, तब तक ये परिवारवाद चलता रहेगा। क्योंकि राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह निर्गत कर दिए जाते हैं वह परमानेंट और स्थायी होते हैं, जिनका प्रचार एक राजनीतिक दल 30 साल, 35 साल, 40 साल करता है, और जब व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो उसको मात्र 10-12 दिन के लिए प्रचार का समय दिया जाता है। अतः पहली चीज तो यह है कि राजनीतिक दलों का निर्माण ही इसीलिए हो रहा है कि शासन सत्ता मेरे हाथ में बनी रहे, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, ये एक पंचलाइन आ गया है। हम चाह रहे हैं कि 2 मिनट की सब लोग अपनी राय दें, उसके बाद फिर बिल्कुल ये आगे की बातचीत। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि इस बातचीत पर डिबेट आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। मैं सिंह साहब आपकी तरफ हूँ। आप कांग्रेस पर भी ये लगता है, और आरोप क्या, ये तो हम सब लोगों का देखा हुआ है, इतिहास का पढ़ा हुआ है कि परिवारवाद का जो मामला शुरू हुआ है वो कांग्रेस से अभी भी बैक स्टेज हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन हम लोगों के होने का, खास तौर पे आप लोगों के होने का मतलब है कि आप युवा साथी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उतरने वाले युवक लोग हैं जिनमें कि पूरी संभावना है आगे। तो आप जो हैं मतलब जो जिसको कहते हैं कि एक पूरा ओज भरा हुआ जो युवा है, वो किस तरह से इन चीज़ों को देखता है और अपनी क्या निरपेक्ष राय रखता है, ये यशवंत जी आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि परिवारवाद की जो अवधारणा है और जिसे माना जाता है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध जाती है, थोड़ा तेज। मेरा इस पे ये कहना है कि अगर कोई परिवार अपनी शहादत देता है अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में, तो इसमें हमें नहीं लगता कि क्या बुराई है। अगर किसी परिवार में ये परंपरा हो कि वो लगातार सेना में जाता है और अपनी शहादत से मुल्क को सींचता है, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है। कोई भी वाद जो है वो जब अपने निकृष्टतम रूप में आता है और जब उस दर्शन से राष्ट्र और समाज का नुकसान होने लगता है, तब जाकर के वो वाद जो है वो आलोचना का शिकार होता है। जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, तो आप देखेंगे कि उस परिवार में मोतीलाल नेहरू जी रहे हैं, जो आज़ादी के पूर्व भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेहरू जी रहे हैं, नेहरू जी उसके पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, और गांधी जी के बाद मुझे लगता है कि सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने राष्ट्र के लिए शहादत दिया। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने राष्ट्र के लिए शहादत दिया। तो अगर कोई फैमिली इस तरीके की शहादतों की परंपरा बनाती है और राष्ट्र की श्रद्धा उसमें पैदा हो जाती है, राष्ट्र की श्रद्धा उसी में लगता है कि वही लोकतंत्र है, वही हमारे मुल्क को सींच सकता है, तो इस लोकतंत्र में आप इस मत के और लोकमत के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर भारत में नहीं दुनिया में अगर कोई ऐसा परिवार है जो लोकतंत्र को और मानवीय मूल्यों के लिए इस तरीके की कुर्बानी देता है, तो ऐसे परिवारवाद की मैं इस लोकतंत्र में भी सराहना करता हूं। ठीक बात है यशवंत जी, आपकी बात जो है पंचलाइन आ गई है। अब फिर आएंगे आपके पास, और आपकी बात में तर्क है, और इस पर हम लोग इस तर्क पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि ये तर्क कितना उचित है और कितना अनुचित तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितना इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। मैं आ रहा हूँ जयदी साहब आपके पास, और सपा भी इन आरोपों से मुक्त नहीं है, और परिवारवाद का एक चल रहा है। लोहिया की पार्टी हैं आप, लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी हैं, जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बिल्कुल उनका पूरा जीवन ही उस तरह से था। लेकिन इसके बावजूद वो जो है, जो पुराने समाजवादी हैं, वो चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजित सिंह हो जाते हैं, और मुलायम सिंह फिर अखिलेश यादव में बदल जाते हैं, और फिर शिवपाल जी अलग हो जाते हैं। शिवपाल जी के अलग होने पर तो हम आएंगे इनके पास, राणे साहब के पास। तो जयदी साहब, आपका विचार जानना चाहते हैं। देखिए प्रभात भाई, नेताजी से अखिलेश होने में ये किसी की व्यक्तिगत राय नहीं होती। समाजवादी तय करते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। हमारे यहाँ खुले तौर पर डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स चुनाव करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुले तौर पर अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में एक प्रथा है कि पिता के बाद उनका पुत्र अध्यक्ष हो जाता है। श्रद्धेय रमाशंकर कौशिक, कपिल देव सिंह जी की समाजवादी पार्टी से लेकर रामशरण दास गुर्जर से नरेश पटेल तक मैं नहीं समझता। और इन्होंने जिनकी बात की कि हमारे दल में, भाई आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति, मैं अपना उदाहरण दूंगा आपको,
1994 में मैं समाजवादी पार्टी जब पढ़ता था लखनऊ में, मैंने शामिल हुआ और अपने क्षेत्र में मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। 2002 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक हो गया। 2002 से लेकर 2012 तक विधायक रहा। अब एक क्षेत्र का बड़ा तबका कहीं ना कहीं राजनीति में हमारे ऊपर निर्भर है और हमारे 2 पुत्र हैं। हमारा बड़ा बेटा वो पढ़ाई कर रहा है MBBS, छोटा भी पढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं कि हम उन पर अपनी कोई बात आयद कर दें कि वो भी राजनीति में आए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जब आप किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी जनपद की राजनीति करते हैं तो जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनकी आदत पड़ चुकी होती है आपके साथ सामंजस्य बना के काम करवाने की। ऐसी सूरत में आप उनको छोड़ दें, एक पीढ़ी काम करे और भाजपा कहे कि हम परिवारवाद से बचने के लिए दूसरी पीढ़ी को घर पे आराम कराएंगे, जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे जयशाह साहब करते हैं आराम, और उनका आराम भी कैसा है वो आप सब जानते हैं। परिवारवाद हम तय कर सकते हैं कि हमारे परिवार का कौन सदस्य राजनीति में सक्रिय होगा, लेकिन उसको शक्ति देने का काम हमारे लोकतांत्रिक परंपरा में इस प्रदेश की और उस क्षेत्र की जनता देती है। ठीक बात है। अगर जनता ताकत मैं अभी रोक रहा हूं और ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और इस पर हम लोग आते हैं और इसमें भी तर्क है, आपकी बात में भी एक तर्क है कि लोकतंत्र में ये जो है आप कोई तानाशाही, कोई ये तो है नहीं कि आप जो है किसी परिवार के सदस्य को मना कर दें कि आपको राजनीति में नहीं जाना है। इस पर तो हम लोगों को बहस करनी ही है और ये एक इंटेलेक्चुअल चिंतन का विषय भी है कि आप जो है मतलब हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट एनीवन कि आप जो है आप राजनीति में ना जाएं। अगर हम राजनीति में हैं, हमारा बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है उसको हम रोक नहीं सकते। ये नैतिक हमारा एक लोकतांत्रिक मोराल नहीं, लोकतांत्रिक नैतिकता ये नहीं कहती, लेकिन उसके क्या उपाय हो सकते हैं इस पर बात होगी। मैं राणे साहब आपकी तरफ हूं। आप तो नई पार्टी हैं और अभी आप जो हैं आपके अध्यक्ष महोदय उस परिवारवाद से का शिकार होकर, मुक्त होकर अलग आए हैं और अब आप लोग खड़े हो रहे हैं, तो इस पर परिवारवाद को लेकर आपकी पार्टी में क्या अप्रोच है? प्रभात जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपनी भूमिका में एक शब्द बड़ी तेजी से और बड़ा गंभीर शब्द उठाया कि लीग से हट करके हम कुछ करना चाहते हैं। हमें लगा कि संविधान के आर्टिकल 19 का पहली बार उपयोग हो रहा है जिसमें ये कहा गया एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन फ्रीडम, कि जो मीडिया दिखाती है उससे पहले ये चेक कर ले कि जो कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा है क्या वो सच है या नहीं है। तो आपने जो सच की पहल की है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद राणे साहब। तो दूसरा जो ये प्रकरण आ रहा है इसको हम बड़ी बारीकी से देखें, अगर रचनात्मक इस पे विचार करें तो रचनात्मक विचार ये है कि हमारे देश में जो फॉल्स हीरो वर्शिप चली है उस फॉल्स हीरो वर्शिप ने परिवारवाद को जन्म दिया है, और अगर फॉल्स हीरो वर्शिप इसी तरह चलती रहेगी तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र हम कहते रहेंगे, ये निश्चित तौर पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी और उसी तरह चलती रहेगी। ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए स्वस्थकर नहीं है, ये हमारा विचार है। और जहाँ तक इस तरह की बात है, एक बात हम स्पष्ट मानते हैं, जो बात उठी रही थी उससे हम अपने आप को संबद्ध करते हैं कि अगर किसी का भी बेटा जमीन से जुड़ करके कार्य करता है और कार्य करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम परिवारवाद की भूमिका में नहीं रख सकते। तो इसलिए क्योंकि अगर एक IAS का बेटा पूरी तैयारी करके IAS हो जाता है तो वो परिवारवाद नहीं है। हाँ, ठीक बात है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी जमीन से उठ करके आता है, उठ के आने के बाद वो अपना व्यक्तित्व उभारता है तो उसे परिवारवाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही है, आपने बहुत जल्दी में लेकिन बहुत ही अच्छी और गंभीर बात कही है, और इस पर हम लोग फिर आते हैं। अभी अरविंद जी के पास चलते हैं, समाजवादी चिंतक हैं अरविंद जी, और आप उस दृष्टिकोण से लोहिया को सामने रखते हुए आप क्या पाते हैं? धन्यवाद प्रभात जी। आज सुबह से या यूँ कहूँ कि पिछले 15-20 दिनों से जिस तरह हमारे समाजवादी आंदोलन के पुरोधा चिंतक डॉक्टर लोहिया जी राजनीतिक विमर्श के और उनके सिद्धांत विचार राजनीतिक विमर्श के केंद्र बिंदु बने हैं, इससे मेरे जैसे समाजवादी को बहुत प्रसन्नता होती है। हमारा
स्पष्ट रूप से मानना है कि राजनीति में वंशानुगत राजनीति, परिवारवाद लोकतंत्र का निकृष्टतम कृत्य है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब परिवारवाद या वंशानुगत राजनीति है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी औचित्य क्या है, बात इस पर होनी चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता जयदी साहब ने अखिलेश जी के नियुक्ति पर डेलीगेशन का उदाहरण दिया। उससे पहले भी आपने अध्यक्ष बनने की चर्चा की, उसके पहले जब अखिलेश जी प्रभारी बने और कन्नौज के चुनाव में उतरे तो छोटे लोहिया ने पत्रकारों के सवाल के एक जवाब में किया था कि हम सत्ता के ये परिवारवाद सत्ता के संघर्ष, सत्ता के लिए नहीं, मूल्यों के संघर्ष का परिवारवाद है। तो जो छोटे लोहिया का वो सूत्रवाक्य था कि अगर परिवार का कोई आदमी जनता के हित के लिए संघर्ष की राह पकड़ता है तो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी का उसका स्वागत है। लेकिन दूसरी तरह मां के गर्भ से पैदा होते ही ये तय हो जाए, उस राजनीतिक दल के नुमाइंदा ये मान बैठे कि वही आगे हो करके देश का नेता बनेगा, उस पार्टी का नेता बनेगा, ये अशोभनीय, लोकतंत्र में अशोभनीय, गैर जन विरोधी कृत्य है। यही चिंता थी डॉक्टर लोहिया की जी। उस देखिए, एक मिनट सर, उस समय नेहरू जी के बाद तमाम कांग्रेस में बड़े नेता, अच्छे नेता थे, लेकिन नेहरू जी ने उस समय इंदिरा जी को थोपने का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया था। वही लोहिया की चिंता, लोहिया की चिंता आज वर्षों बाद, दशकों बाद मुख्य केंद्र बिंदु में आई है। यह समाजवादियों के लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारने का विषय होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद विद्रोही साहब, और बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही है और इस पर हम लोग फिर आएंगे। और अब डिबेट ओपन है और चूंकि हम लोग जो है शोर शराबा वाले दल के लोग नहीं हैं, इसलिए कोई भी कभी भी बोल सकता है। आप अपना हाथ ये करिए, बोलना चाहें तो आप बीच में बोल सकते हैं। एक जो राडे साहब ने जो बात कही है उसको मैं सामने रखता हूँ। ये मेरे बात दिमाग में चल रही थी कि जैसे मान लीजिए वक्ता जो पॉलिटिकल पार्टी से हैं वो हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा कि अखबार और चैनल का जो एक तौर तरीका है ना स्टाफर रखने का, कि जैसे हमारे यहाँ स्टिंगर रखे जाते हैं, उसके बाद वो स्टाफ रिपोर्टर होते हैं, उसके बाद वो सब एडिटर और स्टाफ रिपोर्टर दोनों बराबर है, और वो उस तरह से बढ़ते हैं क्रम वाइज, और क्रम वाइज बढ़ते हैं। उसके बाद एक समय आता है जब वो एडिटर बनने की प्रक्रिया में आते हैं, उस चयन में अगर वो आ जाते हैं तो फिर एडिटर वाली श्रृंखला में आते हैं। तो ये जो राडे साहब ने जो बात कही है ना, कि मुझको लगता है कि राजनीतिक दलों को ही यह एक अप्रोच डेवलप करना चाहिए, और जानते हैं इसमें बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेना होगा। इसमें तमाम जो है अपने नाते रिश्तेदार वाद को छोड़कर ये आना होगा, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, और उसमें यह होना होगा कि जो इन्होंने बात कही कि जैसे मान लीजिए यशवंत सिंह का पुत्र राजनीति में आना चाहता है, ठीक है भैया आओ, पार्टी में शामिल हो जाओ, कार्यकर्ता के रूप में आ जाइए और आप कार्यकर्ता बनकर अपना काम दिखाइए जैसे बाकी कार्यकर्ता दिखाते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि अगर आप कोई नेता हैं, बड़े नेता हैं, जैसे मान लीजिए हम स्पेसिफिक उदाहरण दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है। अब पंकज सिंह, अब इसको विवेक जी मानेंगे नहीं इसलिए कि पार्टी की प्रतिबद्धता है, माने भी नहीं, लेकिन मैं इनको एक लंबे अरसे से देख रहा हूं, ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता ऐसे ही रह गए, पंकज सिंह नेता बन गए। तो ये जो है ये डेमोक्रेसी के लिए बाधक है कि नहीं? यशवंत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपकी बातों के आंसर पे आऊंगा, उसके पहले मैं एक बात कहूँ। इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को रोकना शुरू किया। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि अयोग्यता थोपी जाती है, योग्यता स्वीकार की जाती है। क्या भारत का कोई भी नागरिक ये मानने के लिए तैयार है कि इंदिरा गांधी जी थोपी हुई प्रधानमंत्री थी, जिस तरीके का उन्होंने संपादन किया? दूसरी बात जो आपने कही, देखिए हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष करे और संघर्ष से मुकाम हासिल करे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिविलेज लेता है अपने पहले के जनरेशन के पॉलिटिकल ग्राउंड्स को, जैसे अपने फादर के ग्राउंड का अगर प्रिविलेज लेता है और उसके पास प्रिविलेज लेने के बाद जो कार्य संपादन है, लोगों से जो उसका कम्युनिकेशन है, उसमें अगर लगता है कि ये प्रिविलेज के ग्राउंड पे ही आ गया है, ना इधर इसकी ये पोजीशन नहीं बनती थी, तो निश्चित तौर पे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि राजनीति में और लोकतंत्र में क्या परिवारवाद ही एक ऐसी खराब अवधारणा है? नहीं। कोई व्यक्ति, जैसे हिटलर को आप ले लीजिए, हिटलर के बाद उसका कोई भी वंशज राजनीति में नहीं आया, लेकिन क्या हिटलर ने
दुनिया की राजनीति को जितना नुकसान पहुंचाया, मानवता को जितना नुकसान पहुंचाया डिक्टेट करके, उतना किसी परिवार ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया। उतना ही एक परिवार और ने पहुंचाया है, जॉर्ज बुश परिवार नाम है ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जितना हिटलर ने नुकसान पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान हो पहुंचाया। सकता है, आपका मानना है, लेकिन नहीं, मेरा मानना आपका भी मानना होना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए कि पूरा विश्व जो है तहस नहस हो गया है उस परिवार के नाते। अच्छे, तो मैं अपनी बात कर अच्छा सुनिए यशवंत जी, मेरी बात मैं 1 मिनट के लिए, इसलिए कि ब्रेक का एक संवाद आ रहा है और मैं फिर लौटता हूं, ब्रेक के बाद आपकी तरफ लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा। हम कबर नहीं खबर खोजते हैं, हम डराते नहीं बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ। हम कबर नहीं खबर खोजते हैं, हम डराते नहीं बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ। त्वरित ब्रेक के बाद हाजिर हैं और ब्रेक पर जाने के पहले यशवंत जी आपके पास थे। यशवंत जी त्वरित गति से ही आप अपनी राय बता दें, उसके बाद कुछ अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। मेरा बस इतना कहना है कि प्रवृत्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं बनस्पत की, वो व्यक्ति कहाँ से आता है, स्रोत से ज्यादा प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हिटलर जैसा कोई व्यक्ति अगर किसी राज सत्ता को लेकर के डिक्टेट करने लगे, उसके सारे इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट करने लगे, तो वो किसी भी परिवार से नहीं बल्कि हजारों जनरेशन के परिवारवाद से भी ज्यादा नुकसान लोकतंत्र या दुनिया का कर सकता है। और जिस तरीके से मोदी जी, परिवारवाद तो उनके साथ नहीं है, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से डेमोक्रेसी को डिक्टेट कर रहे हैं और सारे इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोकतंत्र का। एक मिनट के लिए रोकता हूं। और ये चूंकि हम लोग बहुत ही एक सार्थक समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि हिटलर का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हिटलर को ठीक है, मैंने हिटलर को भी पढ़ा है और बहुत ही कायदे से पढ़ा है, और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं उसको भी मैं पढ़ता हूँ। बहरहाल वो हमारे डिबेट का विषय नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं, वो तो ठीक बात है। मैं कहाँ आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यशवंत जी कि वो हमारे डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन उस विषय पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक थोड़े टाइम गैप के लिए ही सही, लेकिन ये जो इमरजेंसी का पीरियड है ना, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का बड़ा ही काला पीरियड है, काला अध्याय है। इसीलिए हम उस विवाद पर नहीं जा रहे हैं। हाँ, आंसर देंगे। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, अरविंद जी की तरफ आता हूं, फिर लौटूंगा आपके पास। आदरणीय प्रभात जी, ये बार बार जिस बात की बेलों को मट्टी डाल के छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या ऐसा करके उसे ढक नहीं, बोलने दें, मैं बता रहा हूँ, बोल लें, उसके बाद आप जवाब दें। आपकी तरफ आऊंगा। मनमोहन सिंह की कैबिनेट के अध्यादेश को इन्हीं के युवराज ने फाड़ने की हिमाकत की थी। इसको क्या कहेंगे आप? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। एक चुनी हुई सरकार की मंत्रिपरिषद के द्वारा पास अध्यादेश को एक कल का लड़का उठा करके फाड़ दे रहा है। आप एक राष्ट्र के स्मिता को कहां ले जा खड़ा करना चाहते हैं? ये कौन सा अहंकार है? उस समय अध्यक्ष नहीं थे वो, अध्यक्ष होते तो ये कौन अध्यक्ष भी क्या राष्ट्र नहीं, प्रधानमंत्री की बात तो नहीं फाड़ सकते। क्या कैबिनेट से ऊपर होता है राष्ट्र अध्यक्ष भी? ये कौन सा अहंकार है? ये कहाँ राष्ट्र की स्मिता रखते हैं आप? ये बार बार उस वंशवेल की जड़ को मट्टी लगाना चाहते हैं। इन्हें खुल के नहीं, ये सारे विवेक ऐसे कई पहलू हैं ना जिसमें रिट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं
कि हम लोग ठीक है छोटा फोरम है, लेकिन इमरजेंसी हम लोग की जो बातचीत है, इमरजेंसी को याद नहीं करना चाहते, बार बार कहते हैं उस ने शहादत दी। अरे उस के खाते में घोटालों को भी तो याद कर लीजिए, बोफोर्स को भी तो याद कर लीजिए, मुंद्रा कांड को भी तो याद कर लीजिए, जो भारतीय घोटाले को भी तो याद कर लीजिए। उनके याद क्यों नहीं करते आप? इसका सत्ता जब रिलेशन है, पानी जब एक जगह ठहरता है तो वहां सनान पैदा होती है। मैं बताऊं आपको। अच्छा विवेक जी, अगर बात आपकी हो गई हो तो 1 मिनट के लिए इनको दे दें और फिर अरविंद जी की तरफ आएंगे हम लोग। हाँ बोलिए यशवंत जी। इमरजेंसी को ये जिस तरीके से देख रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी इमरजेंसी को उस तरीके से देख रहा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पर तो फिर हम आएंगे योगेश जी की तरफ। ठीक है, वो बोलेंगे जी। मुझे लगता है कि कॉमन सेंस हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रखता है। हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी उस तरीके से देखता है। और एक तो बात में असहमत नहीं हूँ इमरजेंसी से, लेकिन आप अगर ये कहते हैं तो परिवारवाद का इसमें क्या रोल है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी जनरेशन पर राजनीति में नहीं है, नहीं इस तरीके के कार्य को नहीं कर? मैं अब एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपकी बात आ गई है, परिवार का क्या, आपकी बात आ गई है। अरविंद जी मैं आऊंगा, विवेक जी आपकी तरफ आऊंगा, जैना साहब आपके पास, राणे साहब आपके पास भी आऊंगा। अरविंद जी आप बहुत देर से आप पहली बात तो धन्यवाद कांग्रेस के साथी यशवंत सिंह जी का। उन्होंने अपनी बात में अक्षरशः स्वीकार लिया कि कांग्रेस में वंशानुगत राजनीति इंदिरा कांग्रेस में ही नहीं, आजादी के पूर्व की कांग्रेस में भी थी। मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का अध्यक्ष बना। एक मिनट सुन लीजिए, अभी शहादत नहीं हुई। इंदिरा जी को जब इंदिरा सेना बना करके जब थोपा तब इंदिरा जी ने शहादत नहीं दी थी। इंदिरा जी ने जब मंदिर में उनकी शहादत हुई। एक मिनट हम लोग सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय जिनको बोलने का है उनको बोल लेने दे। आपको अगर कुछ कहना है आप उसके बाद कहें, बीच में ना बोले हम लोग। अपनी बात कह लीजिए। हाँ अपनी बात कहें। पहली बात, और उसी में जो उन्होंने कहा कि गांधी जी के बाद नेहरू सबसे बड़ा, माफ करिए, गांधी जी के बाद भी ही मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े नेता थे। वो चुनाव जीते थे, गांधी जी की इच्छा पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से त्याग दिया था। नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के आगे कहीं टिकते नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार, सुभाष चंद्र बोस, उस पर जब बहस करेंगे एक लंबा होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि थोपा, बलिदान, शहादत, अरे जब इंदिरा जी को बनाया, आगे किया, तो इंदिरा जी ने कौन सी राजनीतिक योग्यता दिखा दी थी? अभी प्रियंका जी को एकदम से महासचिव बना दिया गया। क्या उनसे बड़े, उनसे टैलेंटेड, उनसे योग्य महिला नेता कांग्रेस में नहीं है? तमाम है। गला फाड़ पड़ के चीख के लोग अपना पक्ष रखते हैं, इसको थोपना कहते हैं। हाँ, मैं पहले भी जिक्र किया, समाजवादी पार्टी या समाजवादी आंदोलन लोहिया के विचारों का, उस पर जब आरोप लगा कि आप वंशानुगत करें, तो छोटे लोहिया ने क्या जवाब दिया था? अब अगर प्रियंका जी आगे साबित कर लेंगी तो उनकी योग्यता को कोई नहीं नकार पाएगा। राहुल गांधी बार बार अयोग्य साबित हो रहे हैं, इसीलिए तो उनके साथ देने के लिए प्रियंका जी आई। दूसरी बात, अभी सर ने पंकज सिंह जी का जिक्र किया था। पंकज सिंह जी को राजनाथ सिंह के बेटे, बहुत बड़े नेता के बेटे हैं, उनको एक बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनते ही भाजपा के उस समय के नेताओं ने, 3 युवा नेताओं ने विरोध किया, उनको युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लड़के का खुला विरोध करने के बाद भी वो तीनों लोग अभी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। ये अंतर है। 1 मिनट के लिए अरविंद जी आपको रोक रहा हूं। और एक समाजवादी चिंतक जब भाजपा नेता की तरह बात करता है तो नहीं, भाजपा नेता की तरह ये कह रहा है वो तीनों भाजपा में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा। और किसी दल में एक बार सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के इस तरह से बहुत 50 उदाहरण हैं। हम लोग कल डिबेट में भी ये बात चर्चा कर रहे थे, और कल तो इसी बात पर डिबेट भी था हमारा कि आप ये देखिए कि भाजपा के में से किस तरह से लोकतंत्र का सत्यानाश हुआ है, जिस वजह से एक सच कहने वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है आज की बहस का। हम यशवंत भाई आपके पास आएंगे, 1 मिनट के लिए जयदीप साहब के पास चलते हैं। जयदीप साहब बहुत देर से आप ये कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभात भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कोई बहस होती है, खासतौर पे आप जैसे काबिल शख्सियत के सामने, तो राष्ट्र के हित में और उसके नतीजा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, आप जिस परिवार, आज की राजनीतिक लोग जिस परिवारवाद की बहस में उलझाना चाहते हैं इस देश को, वो परिवारवाद किसी को या तो विधायक बना सकता है या किसी को सांसद या मंत्री बना सकता है। हम जिस परिवारवाद के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किए थे, एक अव्यवस्था और गैर बराबरी देखी थी, वो परिवारवाद की बात कब होगी जिसने पूरा एक राजनीतिक दल खड़ा कर दिया? वो है संघ परिवार, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। अ फैमिली इज अ फैमिली। आप स्वयं उसको परिवार मानते हो, और संघ परिवार ने
इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी सर्वोपरि नहीं माना और इसके चलते हमारा आंदोलन खड़ा हुआ। उस परिवारवाद के चलते आप देखिए वो किस प्रकार का मेहनत कोई भी करे, कितना ही लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में रथ लेकर के देश का माहौल खराब करें, देश में पोलराइजेशन क्रिएट करें, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि संघ परिवार के ही सदस्य प्रधानमंत्री होगा। आप कितना ही मेहनत क्यों न कर लें, आप सूबे के मुख्यमंत्री संघ परिवार के नहीं सदस्य हैं तो नहीं होंगे, और अगर कहीं गलती से हो भी गए तो आपके ऊपर सीएम जयदी साहब आपकी बात आ गई। जयदी साहब संघ परिवार का नहीं, वो बात क्लियर हो गई जयदी साहब। इससे बड़ा परिवारवाद कौन? आपकी बात क्लियर हो गई जयदी साहब, एकदम बहुत ही तार्किक बात आपने कही है, और यह एक परिवारवाद है। इस पर विवेक जी आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जो संघ का परिवारवाद है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही जयदी साहब ने। और देखिए हम लोग इंटेलेक्चुअली बात कर रहे हैं, चीजों की समीक्षा कर रहे हैं कि परिवार केवल वो ब्लड रिलेशन और डीएनए वाला नहीं होता। परिवार जो है वो एक परिवारवाद की तरह अगर कोई चीज घेरेबंदी में चले तो वो परिवारवाद से रादर ज्यादा बुरा हो जाता है, विचार परंपरा भी है। हाँ, तो ये बताएं कि संघ का जो परिवारवाद है उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और उसमें विचारधारा के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा विचारधारा परिवार है। उसमें कोई वंशानुगत तो कोई व्यवस्था है नहीं, और उसमें भी आप देखते होंगे कि आज 5वें संघ प्रमुख हैं माननीय मोहन भागवत जी। उनके पूर्व उनके पिता उस संगठन के प्रमुख नहीं थे। इस तरह से वहाँ भी वंशवाद की बेल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। और संघ की जो विचारधारा है वो हमारे संगठन और जितने भी हमारे विचारधारा के संगठन हैं उनको ऊर्जा और विचार देने का काम करती है। जब भी कभी हमें, चलिए आपकी बात आ गई है दीपक भाई, आपकी बात आ गई। राडे साहब बहुत देर से उंगली ये कर रहे हैं। राडे साहब, जयदीप भाई आते हैं आपके पास। हाँ राडे साहब बताइए। प्रभात जी, अभी यशवंत जी कह रहे थे लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दे रहे थे, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है, इसलिए इस बात को यहाँ रखना जरूरी है। विवादों में पड़ने की आदत रही नहीं और विषयांतर होने की भी आदत है नहीं। ठीक बात। जिस तरह से लोकतंत्र की ये दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या तो नेहरू जी ने 1946 में ही कर दी थी। उस समय यहाँ मौलाना आज़ाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जैसे ही ये पता लगा कि इस देश को आज़ाद होना है और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका उसे ही मिलेगा जो कांग्रेस का मुखिया होगा। इसके बाद जब मौलाना आज़ाद ने दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश की या ख्वाहिश जताई तो गांधी जी ने उनको मना कर दिया। फिर चुनाव कराया गया तो 3 कैंडिडेट आए सामने, नेहरू जी, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी। 14 वोट थे स्टेट के जो जाने थे, प्रोविंशियल स्टेट के लोगों को वोट करने थे। 11 वोट गए सरदार पटेल के पक्ष में, 2 वोट गए कृपलानी जी के पक्ष में, एक स्टेट ने वोट ही नहीं किया। इसके बावजूद गांधी जी ने कृपलानी जी को कहा कि तुम किसी भी तरह इसकी फील्डिंग करो और सरदार पटेल को अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। और लास्ट में चूंकि सरदार पटेल गांधी जी की बहुत सम्मान करते थे, और जब फील्डिंग की गई, पूरी तरह से लॉबिंग की गई, उस लॉबिंग से बचते हुए सरदार पटेल ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो जवाहर को बनाना अध्यक्ष तो आप बना दो। तो इसलिए लोकतंत्र की बात तो आप करें ना, लोकतंत्र की हत्या तो उसी बिल्कुल। राडे साहब आ गई आपकी बात। एक सेकंड सर, जी, जल्दी, समय का बहुत समय। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसको अगर हम थोड़ा से देख लें तो 1975 उस पर हम आते हैं राडे साहब। ओके, आप उस पर आते हैं। अभी बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दृष्टि दोष का तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा और जिस संघ साहित्य को पढ़ करके इन्होंने अपना इतिहास ज्ञान बढ़ाया है और नेहरू को जो है लोकतंत्र का विरोधी बताया है, मुझे लगता है कि भारत का न सिर्फ बच्चा बल्कि उसका अतीत भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू के विजन ने
भारत में लोकतंत्र को न सिर्फ फ्लोरिश किया है बल्कि उसकी जड़ें इतनी गहरी गाड़ी बड़ा मजाक। कि संघ परिवार जो अच्छा है मजाक। 1925 से तिलमिला रहा है, आज तक हिला नहीं पाया। ये है लोकतंत्र। अच्छा विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? करिए कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने उसी समय अगर संघ परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया होता तो ये राष्ट्र और समाज कितना विषाक्त हो गया होता, और भारत को जब हम भारत के अतीत से तुलना करते जी जी तो जी, कितना हमें नहीं ठीक बात है। यशवंत जी आपकी बात आ गई। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम योगेश जी की तरफ। मैं बताना चाह रहा हूं कि उसी वंश बेल की जड़ें खोद के आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उसी विचारधारा ने उनकी जड़ों को खोदा है जो ये वंशवाद की जड़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा इस पर हम ठीक है, ये और बात हो गई। हम योगेश जी आपकी तरफ आ रहे हैं। और योगेश जी, चूंकि आप संविधान और कानून के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, और ये जो बात आई, ये हालांकि हमारे डिबेट का आज का विषय नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक उत्पाद है इमरजेंसी। तो इस इमरजेंसी को ये जो यशवंत भाई ने कहा कि ये जो है संविधान ने उसे नहीं नकारा, तो संविधान तो एक किताब है, संविधान कैसे नकारेगा? इसलिए कि संविधान ने सपना तो देखा नहीं था कि इस तरह से 1977 में और 74-75 में इस तरह से एक आपातकाल आएगा। तो आप संविधान के विशेषज्ञ हैं और आपातकाल को संविधान की कसौटी पर रखकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो जिस विषय पर चर्चा है मैं उस पर 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूं। जी, ये जो वंशवाद का बेल है ये किसी राजनीतिक दल की देन नहीं है, ये मेरी अपनी अवधारणा है। जी, ये भारत के जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत जो भारत के चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग है, ये उसकी देन है। अगर वह चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को स्थायी रूप से चुनाव चिन्ह निर्गत न करे तो ये वंशवाद का बेल अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्यों? पहली चीज, ठीक बात है। ठीक है। अब यदि भाई आता हूं फिर। हाँ, ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इमरजेंसी की जो स्थिति है, इमरजेंसी का प्रोविजन विश्व के लगभग हर संविधान के अंदर है। क्योंकि आपातकाल का मतलब ही यह है कि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति जब राष्ट्र की एकता, अखंडता, अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाए तो वहां पर जो भी व्यक्ति उस समय सत्ता चला रहा है उसको कुछ विशेषाधिकार होना चाहिए जिससे कि वह राष्ट्र के अस्तित्व को बचा सके। अब व्यवस्था हर जगह है, अब प्रश्न है कि क्या उसका सदुपयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया। जब उसका राष्ट्र के हित में प्रयोग किया जाता है तो आपातकाल का सदुपयोग कहा जाता है और जब उसका राजनीतिक हित में प्रयोग किया जाता है तो उसका दुरुपयोग कहा जाता है। दुर्भाग्य भारत का ऐसा है कि भारत की राजसत्ता के अंदर जो लोग उस समय बैठे हुए थे उन लोगों ने आपातकाल का अपने निजी हित में प्रयोग किया, जो कि संविधान के उपबंधों का दुरुपयोग है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपातकाल को बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। जयदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए प्रभा जी, अगर कोई डॉक्टर इम्तिहान क्वालिफाई करके डॉक्टर होता है, जी, आता हूं राठौर साहब, इम्तिहान क्वालिफाई करके हो जाए तो इसको आप परिवारवाद की जैसे संज्ञा में नहीं लेते। उसी तरह राजनीति का मैदान भी एक इम्तिहान है। जिस धरती पे जहां हम बैठे, एक मुख्यमंत्री होने के बाद चुनाव हार गए और उनको पद से छोड़ना पड़ा। तो ये बात नहीं है। हमने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा घातक एक ऐसा परिवारवाद इस देश में है जो एक सोच है इस देश के संविधान के विरुद्ध, नहीं, और इस परिवारवाद के खिलाफ हर हाल में समाजवादी लोग खड़े हैं। हम परिवारवाद के पक्ष में तब भी दिख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। चलिए आप, हाँ यशवंत जी कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपात जो होता है वो किसी समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी विपक्षी पार्टी का जो है शीर्ष नेतृत्व जो है वो सेना को विद्रोह करने के लिए कहने लगे, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहने लगे और संसद को घेरने के लिए कहने लगे, तो मजबूर होना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लागू करने के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस ने अपने पक्ष को कब की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रही है यशवंत जी? जब सत्ता बेलगाम होगी तो जनता सड़क पर उतरेगी, सदन में भी आवाज उठेगी और संसद भी घेरी जाएगी। अच्छा राणे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, सबसे पहले तो यशवंत जी कह रहे थे मुझे अपने नेत्रों का इलाज कराना चाहिए। दृष्टि दो मेरे पास नहीं है, नहीं हाँ, तो नहीं तो वो जो है वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ी है।
तो खुद हो तो सकता है। हम ये कहना चाह रहे थे, इस पे बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहे थे, ये आपकी सोच हो सकती है, और जिन किताबों को हमने पढ़ा है वो इतिहास किसी आरएसएस ने नहीं लिखा। नहीं, कौन से किताब, व्यक्तिगत कमेंट पर ना जाए। वो किसी आरएसएस ने नहीं लिखी, और जिस आरएसएस की आज आप बुराई कर रहे हैं 1925 में गठित करके उसी का आप लाभ लेते रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं जाना चाह रहे। दूसरा इन्होंने कहा के साथ इंदिरा गांधी के भी बड़े गहरे और बहुत ही अच्छे। प्रभात जी दूसरी बात पे आना चाह रहे थे, जो नेहरू जी के लिए मोदी जी क्या कह रहे हैं देख लीजिए। प्रभात जी दूसरे भारत संघ से जुड़े आदमी के लिए यही कहते हैं। अब्बास जी मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, प्रभात जी दूसरी बात ये कह रहे थे कि 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, शाखा लग गई यहाँ पे, एक मिनट, पूरी जिम्मेदारी बात सुनने की आदत डालिए प्रभु यशवंत सिंह जी। जब आप सुनेंगे नहीं तो इस तरह से लूज कमेंट आपसे अच्छा नहीं लगता है। आपकी बात से सुनना अच्छा, वो आश्चर्य भी होता है। हाँ राठी साहब आगे। तो हम ये कह रहे थे 1975 की जो इमरजेंसी थी, आज के इमरजेंसी को देखते हुए मैं उसको बहुत बेहतर मानता हूँ। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, सिर्फ एक जजमेंट आया था जगमोहन सिन्हा का, और वो जजमेंट ये था कि इंदिरा गांधी के चुनाव क्षेत्र में पीएमओ का एक व्यक्ति देखा गया। इस आधार पे उनको जो है उनका चुनाव खारिज कर दिया गया, और आज तो सीबीआई खारिज हो गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खाली हो गया, आरबीआई का गुल्लक तोड़ने की जरूरत पड़ गई। आकर के सुप्रीम कोर्ट से आकर के चार जज कहते हैं। कौन सी ऐसी संस्था बची है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोग्राम डिक्लेयर करना था कि उनको इलेक्शन कैसे होंगे, उनको ये तक नहीं पता था कि क्या डेट है। टेबल पर पेपर दिए जाते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा पेपर मुझे पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। आज की इमरजेंसी के हिसाब से मैं 1975 की इमरजेंसी को बहुत बेहतर मानता। मैं राठे साहब 1 मिनट के लिए आ रहा हूं आपके पास, और ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये आपका। और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग में जिस तरह के लोग बनाए जाएंगे, वो जो है उस पर हम लोग खबर ब्रेक कर चुके हैं। एक खबर हम लोग दे चुके हैं पहले कि सीबीडीटी के चेयरमैन को किस तरह से पाला गया, पोसा गया, और 2-2 साल एक्सटेंशन देके उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। और उस चुनाव आयुक्त के लिए अमित शाह ने फोन करके योगी से एक महा और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम को रोका गया, उसकी जांच रोकी गई, और उसके बाद उस सज्जन को चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे रीढ़हीन आदमी जो है वो पार्टी के, वो उसको याद नहीं रहेगा, उसको तो केवल मोदी और अमित शाह याद रहेंगे। और चलिए, ये हमारे बहस का विषय नहीं है। हमारी बहस का विषय ये, हालांकि ये उसके परव्यू में आ सकता है कि जिस तरह से विवेक जी आपकी तरफ आपको हाजिर नाजिर करता हुआ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, विवाद सारी पार्टियों में। आप सत्ता में हैं, आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। आपकी पार्टी में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, अभी मैं वो देख रहा था, योगेश जी के पास एक कागज की वो अखबार की कटिंग थी, वो मध्य प्रदेश का ये था। उसमें देख रहा था कि 25 नेताओं के बेटे रिश्तेदारों को दे दिया गया टिकट। लीड खबर है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हो रहा है। जितने सारे कार्यकर्ता हैं वो सारे कार्यकर्ता उपेक्षित हैं, या तो नेता के रिश्तेदार हैं। इसकी पूरी एक फहरिस्त है। ये केवल वरुण और मेनका की बात नहीं है, ये तमाम आप पढ़ना उचित भी नहीं है, और मुझको लगता है कि पढ़ भी देना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मेरे पास, है ना। और उसमें तमाम बड़े बड़े नेता, उनके बेटे सांसद, उनके भतीजे सांसद, उनका कल्याण सिंह का बेटा सांसद और पोता यूपी में मंत्री। तो भैया ये कौन सा परिवारवाद से मुक्ति का अभियान है आपका? दामाद भी टंडन जी राज्यपाल, आशुतोष टंडन जी मंत्री। इस तरह से, मतलब ये हमारा नाम कोई टारगेट नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। चूंकि समय कम है, समेटना है, आप जल्दी से अपनी बात कर दें। हमारे यहाँ जो लोग मंत्री दिख रहे हैं, आप अब ये मत कहिएगा कि बड़े योग्य हैं। नहीं, योग्य उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन उन लोग कार्यकर्ता का जीवन जीकर के यहाँ तक पहुंचे हैं।
जैसे बताएं, नहीं बनाए गए। गोपाल टंडन जी जैसे ये बताएं, कौशल किशोर की पत्नी बताएं। अब देखिए, जो राजनीति की जो संक्रामक अवस्था है जी, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी अछूती थोड़ी रह जाएगी। अच्छा, ये तो राजनीति का संक्रामक रोग समझ लीजिए जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रीति सिद्धांत है उसमें हम इन चीजों को प्रश्रय नहीं देते। अब कहीं एक आध उदाहरण हो सकते हैं उस पर, मतलब नहीं, एक आध उदाहरण नहीं है विवेक जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? जी सर, हमारे जैसे व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है जब दशकों के बाद ही सही डॉक्टर लोहिया के विचारों पर गहन चर्चा विमर्श हो रहा। निश्चित ही ऐसी ही चर्चाएं परिवारवाद सहित तमाम अन्य बुराइयों का निराकरण का एक हल देगी। अंदर से हुक्मनामा अंदर से जारी होता है, समय खत्म हो रहा है। और योगेश जी, मैं चाहता था कि थोड़ा सा संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें सुनूं, लेकिन समय कम है, समय खत्म है, तो मैं इसको समेटता हूं और वक्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं। और खास तौर पे राजनीतिक दल के जितने भी प्रवक्ता थे हमारे साथ आज, उन्होंने बहुत ही तसल्ली से अपनी बात कही। एक दो जगह थोड़ी सी खटास का थोड़ा सा, नहीं अभी बैठे रहें, अभी हम इसको समाप्त कर दें। और दर्शक दीर्घा से एक आखिरी बात दर्शक दीर्घा से जरूर कहते हैं कि हम जो हैं, जैसा यशवंत जी ने कहा और जैसा राडे साहब ने कहा कि फॉल्स जो हीरो वर्शिप है उसको, उसके कारण ये जो राजनीति का विद्रूप है वो सामने दिखता है। और इसको हम लोग ध्यान में रखें, हम फॉल्स की हीरो वर्शिप न करें और हम योग्यता और चेहरा, मतलब मेरा कहने का मतलब चेहरा गोरा और काला नहीं, मेरा कहने का मतलब कि साफ छवि वाले चेहरे को हम देखें और उनकी राजनीतिक पार्टी से चेहरा न देखें, हम चेहरे को चेहरे के बतौर देखें। कल फिर मिलेंगे, एक गंभीर विषय को लेकर आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम कबर नहीं, खबर खोजते हैं। हम डराते नहीं, बाखबर करते हैं। डंके की चोट पर देखिए हर शनिवार रात 8 बजे हमारे साथ।